हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ा रहा था, तो आपने पिछली क्लास में देखा कि हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, फिर हमने देखा कि हमारी न्यायपालिका के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी अगर न्यायाधीश को हटाना होगा तो संसद में उसके लिए प्रस्ताव लाना होगा, और हटाने की प्रक्रिया को भी हम महाभियोग कहते हैं। और प्रश्न ये था कि आखिर महाभियोग का आधार क्या था। वो था कदाचार और असमर्थता। पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन प्रश्न है कि क्या किसी न्यायाधीश के लिए कभी इस तरीके का प्रस्ताव आया है। तो बच्चे याद रखिएगा कि 1993 में 1993 में वी रामास्वामी, क्लियर है, यहां पे सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि 1993 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1993 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश बच्चे यही हैं, वी रामा स्वामी। ठीक है, तो यहां सभी बच्चे समझिए कि 1993 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामा स्वामी के खिलाफ, वी रामा स्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, पूरी बात समझ में आई। यही एकमात्र न्यायाधीश है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया गया था। का प्रस्ताव संसद में लाया गया था, संसद में लाया गया था। ठीक है, लेकिन बच्चे याद रखिएगा ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। स्पष्ट है, इसलिए देखिए मैंने क्या लिख दिया, असफल रहा। ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो इस बात को सभी लोग याद रखना है कि अभी तक एकमात्र न्यायाधीश हैं वी रामास्वामी, जिनके लिए 1993 में वी रामास्वामी के लिए ही बच्चे क्या हुआ था, महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया गया था। लेकिन ये प्रस्ताव क्या रहा बच्चे, ये प्रस्ताव असफल रहा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए बच्चे, हमने क्या किया, अब न्यायपालिका के ओवरऑल फीचर को समझ लिया। अब हमें एक एक न्यायपालिका को पढ़ना शुरू करना है। तो बच्चे हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे सबसे पहले एपेक्स कोर्ट से, शीर्ष न्यायालय से। और भारत में जो शीर्ष न्यायालय है वो क्या है बच्चे, उच्चतम न्यायालय। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। अब हमारी हेडिंग हो गई उच्चतम न्यायालय। अब हम उच्चतम न्यायालय को पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद हम सीधे निचले स्तर तक आएंगे। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और देखिए मैं फिर से बता देता हूं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय है, तो हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद 124। पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे केयर कीजिए। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में, और जैसा मैंने आपको क्या बताया है कि ये क्या है, भारत का शीर्ष न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है बच्चे। और यही क्या है बच्चे, एपेक्स कोर्ट है। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है सबसे पहले, ठीक है, समझते चलिए उच्च न्यायालय क्या है बच्चे, तो ये भारत का क्या है, शीर्ष न्यायालय, या हम इसी को क्या बोल देते हैं, एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। स्पष्ट है, ओके। फिर याद रखना है कि आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। याद रखेंगे, मैंने यहां भी लिखा है पर यहां नोट्स में लिख रहे हैं कि आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। स्पष्ट है, यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे कि हमने देखा कि जो उच्चतम न्यायालय वही भारत का क्या है, शीर्ष न्यायालय है, एपेक्स कोर्ट है। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के लिए क्या दिया गया है बच्चे, प्रावधान दिया गया है। स्पष्ट है ना। अब एक बात याद रखेंगे कि इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से बनेगा। इसमें कहा क्या गया है बच्चे, इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश, यहां समझिएगा बच्चे कि आर्टिकल 124 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। 7 अन्य न्यायाधीश से बनेगा। पूरी बात समझ में आ गई। ये इसका मतलब है बच्चे
ये हमारे मूल संविधान की बात है। ठीक है, यहाँ फिर से समझिएगा कि अनुच्छेद 124 जिसमें उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है, उसमें कहा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, और इन्हीं से मिलकर भारत में उच्चतम न्यायालय का क्या होगा, गठन होगा। लेकिन बच्चे संख्या तो आज अलग है, तो हमें देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर याद रखिएगा कि संसद ने क्या किया बच्चे, कि समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या भी निर्धारित कर सकती है। देखिए और क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश से बनेगा, और यह भी कहा गया बच्चे कि एवं संसद समय समय पर, और क्या कहा गया कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण भी कर सकती है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे, निर्धारण कर सकती है। तो हमने एकदम स्पष्ट यहां पर इस बात को समझ लिया है, क्लियर है कि 124 आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकता है। इसका मतलब है संसद को यह अधिकार है कि वो समय समय पर क्या करे, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करे। तो बच्चे क्या किया कि संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करके 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम पारित किया। ठीक है, यहां क्लियर कीजिएगा। तो अब देखिए संसद ने क्या किया, यहां पर समझिए बच्चे, तो संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करके संसद ने 1956 में उच्चतम न्यायालय, यहां देखिएगा बच्चे, उच्चतम न्यायालय ब्रैकेट में न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय ब्रैकेट में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम, न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया, 1956 पारित किया। स्पष्ट है। अब देखिए इसमें क्या किया बच्चे, पारित किया एवं एक मुख्य न्यायाधीश, समझते चलिए बच्चे, फिर क्या हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 10 अन्य न्यायाधीश बताएं। आगे बात समझ में, तो सभी बच्चे केयर कीजिए कि साफ कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होगा, और फिर कहा गया कि संसद चाहे तो समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। इसी शक्ति का प्रयोग करके बच्चे संसद ने 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया, और एक मुख्य न्यायाधीश तथा 10 क्या किए, अन्य न्यायाधीश किए, जिससे बच्चे फिर न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई, 11 हो गई। पूरी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि इस आधार पर तो यहाँ न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई, 11 हो गई। क्यों, एक मुख्य न्यायाधीश और एक क्या है बच्चे, आप देख सकते हैं अन्य न्यायाधीश है। उसी तरह बच्चे 1960 में भी संख्या को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 14 किया गया। फिर देखिए क्या हुआ बच्चे, उसी तरह फिर 1960 में भी बढ़ाया गया और संख्या क्या कर दी गई, 14, 1 + 13। स्पष्ट है, एक मुख्य न्यायाधीश 13 अन्य न्यायाधीश। अब 1960 में बढ़ाकर फिर 14 कर दिया गया बच्चे। फिर इसी तरह क्या हुआ कि 1978 में फिर 18 कर दिया गया। देखिए समझते चलिएगा। फिर उसी तरह बच्चे 1978 में क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। देख रहे हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 17 क्या बच्चे, अन्य न्यायाधीश। फिर 78 में देखा गया 18 किया गया, 86 में 26 और 2009 में 31 कर दी गई। ठीक है, फिर देखिए 1986 में फिर क्या कर दिया गया बच्चे, 26 कर दिया गया। और उसी तरह अगर मैं 2009 में देखूं तो फिर क्या कर दिया गया, 31 कर दिया गया, यानी 1 + 30। समझ में आया, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। तो देख सकते हैं बच्चे कि इस तरीके से समय समय पर संसद क्या कर रही है, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा भी रही है, उसमें अपना संशोधन कर रही है। क्लियर है। अब देखिए, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो सिंपल सी बात है बच्चे कि आज क्या हुआ फिर, कि अगर हम देखें
न्यायाधीशों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो हमने तो यहाँ पर साफ देख लिया कि एक मुख्य न्यायाधीश और बच्चे देखिए 30 क्या है अन्य न्यायाधीश। ये कब हुए? 2009 में। तो इसका मतलब हो गया कि कुल न्यायाधीश कितने हो गए? तो हमने देखा बच्चे कि कुल न्यायाधीश जो हैं वो हो गए, आप देख सकते हैं, वो है आपको 31। ये कब तक की घटना है? 2009 की। फिर क्या हुआ? 2019 में फिर बच्चे एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए। याद रखना है। फिर कब किया बच्चे? ये 2019 में। अब क्या आंकड़ा है यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। 2019 में क्या कर दिया गया बच्चे? 33 कर दिया गया। समझ में आया? यानी 1 प्लस हम 32। क्लियर है? तो बस इसको अब आपको याद रखना है कि 2019 में अब ये आंकड़ा क्या कर दिया गया है? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, यहां देखिए बच्चे 2019 में क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर क्या हो गए? 34 हो गए। तो आप इसे याद रखना है कि अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या है बच्चे? अन्य न्यायाधीश। तो यही अनुच्छेद 124 है जिसने संसद को यह अधिकार दिया है कि आप न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो बच्चे 2019 में यह किया गया है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर कितने न्यायाधीश हो गए? कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चे तो हमारे पास 34 न्यायाधीश है। यहां आपको समझ में आ गया है? मैं मिटाऊं इसे। चलिए अब बच्चे हम यहां तक तो सीख लिए कि चलो ठीक है, न्यायाधीशों की लिए जो है ये वाली बातें हैं। ओके, अच्छा अब बच्चे हमें अब देखना है कि आखिर ये स्थान कहां पर है, कहां पर है ये न्यायालय। क्लियर है? पहले मैं इसे मिटा दूं। ठीक, अब हम स्थान की बात करते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय कहां पर है। ना, अब बच्चे स्थान, एक बात याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि आज अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, उसका क्या स्थान है, तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो भारत में जो उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ, बच्चे मुख्य पीठ का मतलब होता है मेन बेंच। ठीक है, मुख्य पीठ जो मेन बेंच है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। स्पष्ट है? तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत में उच्चतम न्यायालय की जो मुख्य पीठ मेन बेंच है जो है बच्चे वो कहां पर है? नई दिल्ली में, और कहीं भी नहीं। लेकिन संविधान यहां एक और बात कहता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भारत में कहीं और भी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अन्य स्थान पर आप सुनवाई करेंगे तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि वैसे तो उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ क्या है? नई दिल्ली में है, किंतु राष्ट्रपति की सहमति से अन्य स्थान पर भी, राष्ट्रपति की सहमति से अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकते हैं। अन्य स्थान पर भी क्या कर सकते हैं बच्चे? सुनवाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति की सहमति ले लेंगे तो अन्य स्थानों पर भी वो सुनवाई कर सकते हैं, जैसे श्रीनगर एवं हैदराबाद में ये चीजें हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बच्चे, दो जगह हुआ था, श्रीनगर हुआ था और फिर दूसरा कहां हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, जहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था? सुनवाई भी किया था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति की अगर वो सहमति ले ले तो सहमति से अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकते हैं, जैसे श्रीनगर और हैदराबाद में ऑलरेडी बच्चे उन लोगों ने क्या किया है? इस तरह की सुनवाई की थी। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब जरा न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं बच्चे की, कौन लोग जो है न्यायाधीश बनने के लायक हैं। ठीक है, यहां देखिए न्यायाधीश की योग्यता।
ओके बच्चे, योग्यता में तो खैर आप लोग समझते ही हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोल देते हैं कि भाई भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये देखिए ये हर सब में लगता है बच्चे। तो पहला पॉइंट क्या है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, देखिए 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहे हों। 5 वर्षों तक किस पद पर हूं बच्चे, न्यायाधीश के पद पर हूं, या 10 वर्षों तक वकील रहे हों। समझते चलिएगा बच्चे, योग्यता क्या कहा गया है भारत के चीफ जस्टिस के लिए कि पहले तो भाई आप भारत के नागरिक रहें। ठीक, दूसरा बच्चे आप क्या करें कि कम से कम 5 वर्षों तक आप किसी न्यायालय में क्या रहे हो बच्चे, जज रहे हो। क्लियर, या 10 वर्षों तक आप अधिवक्ता रहे हो, वकील रहे हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून के ज्ञाता हो। ठीक है, या और क्या है, राष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति की नजर में लब्ध ख्यात। बच्चे देखिए लब्ध ख्यात का मतलब है आपके पास उपलब्धि हो, ख्याति हो। ठीक है, कि नजर में लब्ध ख्यात विधि वेत्ता हो। लब्ध ख्यात क्या हो बच्चे, आप विधि वेत्ता हो, तो आप तुरंत जज बनने के योग्य होंगे। तो भूलेंगे नहीं, भारत के नागरिक हो, 5 वर्षों तक न्यायाधीश हो, 10 वर्षों तक वकील हो, या राष्ट्रपति की नजर में आप मतलब प्रसिद्ध विधि वेत्ता हो, कानून के ज्ञाता हो, कानून के जानकार हो, लब्ध ख्यात हो मतलब बच्चे ख्याति हो, आपके नाम हो, लब्ध का मतलब है आपकी उपलब्धि हो, तो आप जो है चीफ जस्टिस बनने की योग्यता को क्या करते हैं, धारण करते हैं। स्पष्ट है। चलिए अब जरा देखते हैं बच्चे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे हो रही है। पहले मैं इसे मिटा दूं, यहां सभी बच्चे लिख चुके हैं। ओके, अब आते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देखते हैं बच्चे कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कैसे हो रही है। यहां केयर कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मैंने कहा है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। स्पष्ट है। तो बच्चे जैसे आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करती है, तो मैंने पहले ही बताया है। तो याद रखना है आपको कि संविधान का जो अनुच्छेद 124 है उसी में ये बात कहा गया है बच्चे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि आर्टिकल 124 ये बात कहता है। ठीक है, क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बच्चे, राष्ट्रपति करता है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन बच्चे सलाह लेकर। अब हमें यह देखना है कि ठीक है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, सलाह भी लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भी किसकी सलाह लेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति को करना है, और राष्ट्रपति जो है बच्चे बिना सलाह लिए नियुक्ति नहीं करेंगे। तो जरा ये भी तो पता करना है कि भाई किसकी सलाह लेंगे। तो याद रखेंगे किसकी सलाह लेंगे। यहां देखिए बच्चे, यहां मैं लिख रहा हूं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। देखते चलिए किसकी सलाह लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो भी हो। ठीक, उसी तरह बच्चे उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब हो गया कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति को करना है तो राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। किसकी सलाह लेंगे, उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी भी सलाह लेंगे बच्चे। उसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी वो सलाह लेंगे जिनको वो इस लायक समझते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे,
इसका मतलब ये हो गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई अलग से प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं है। संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह ले लेते हैं? एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी सलाह लेंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी सलाह लेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि मंत्रिपरिषद यहाँ आया या नहीं। मंत्रिपरिषद अंडरस्टूड है बच्चे, वो तो है ही। मंत्रिपरिषद के बिना तो ये काम ही नहीं करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद के अलावा भी वो इन लोगों की क्या करेंगे? सलाह लेंगे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर अलग से कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 1993 को उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था, उसमें कहा गया था कि आप वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करेंगे। ठीक है, यहाँ केयर कीजिएगा बच्चे, कौन से सिद्धांत का पालन होगा? वरिष्ठता के आधार पर होगा, वरिष्ठता के आधार पर। और ये निर्णय कब आया था? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बच्चे क्या लिया था? यह निर्णय लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लेकर कहा था कि अगर न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की अगर आप नियुक्ति करेंगे तो किसके आधार पर कीजिए? सीनियरिटी के आधार पे कीजिए, वरिष्ठता के आधार पे कीजिए। 1993 का ये डिसीजन है। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चे? तो यही है कि सीनियरिटी के आधार पर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की क्या कर देते हैं? नियुक्ति करते हैं। चलिए, यहां हमने मुख्य न्यायाधीश की तो बात कर ली। अब जरा अगर मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई तो थोड़ा अन्य न्यायाधीशों की भी तो बात कर ली जाए कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। तो देखिए बच्चे, मैं यहीं पर फिर जोड़ दे रहा हूं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहां चीजों को बखूबी समझ लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति क्लियर है? ठीक, अब देखते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे कौन? नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन अब राष्ट्रपति करेंगे तो भी किस पर? आर्टिकल 124। यहां भी वही बात है बच्चे, ठीक है, यहां भी आपको नहीं भूलना है कि आर्टिकल 124 में यही कहा गया है कि इनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई अलग सा प्रावधान नहीं है, सेम प्रावधान है। तो आप याद रखिएगा कि अन्य न्यायाधीशों की शक्ति भी जो नियुक्ति है वो भी 124 के तहत कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अब जब राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो फिर यहां पर भी क्या करेंगे? वो परामर्श लेंगे, यानी कि सलाह लेंगे। तो जरा देखते हैं किसकी सलाह पर। यहां देखिए, फिर राष्ट्रपति अब सलाह लेंगे। तो देखिए, पहले सलाह किसकी आप किसकी सलाह ले रहे हैं? तो मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेंगे, फिर अन्य न्यायाधीश की भी सलाह लेंगे। कहां के बच्चे? सुप्रीम कोर्ट के। तो अब देखिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह होगी, अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह होगी। उसी तरह बच्चे और भी न्यायाधीशों की वो सलाह लेंगे, और ये न्यायाधीश कहां के होंगे? हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के। आगे बात समझ में? तो हमने देखा कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेंगे, उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों की सलाह लेंगे। उसी तरह जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी तो वो भी 124 में ही करेंगे। बस अब इसमें क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेंगे, अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह लेंगे, और हाई कोर्ट के भी बच्चे जो न्यायाधीश हैं उनकी भी क्या करेंगे? ये सलाह लेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक, अब बच्चे इसके साथ एक और न्यायाधीश होते हैं जिसे हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। यहीं पर सीखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, इस तरफ से बहुत क्वेश्चन वो घुमाते हैं, इसलिए नोट्स को अच्छे से सीखिए। अब आते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और बच्चे जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 126 में, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो बच्चे अब जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 126 में। अब सीखते हैं कि आखिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात क्या है। तो बच्चे याद रखना है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो तभी होगी जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो?
रिक्त हो। देखिए यहां समझिएगा कि ये कब होगी, जब मान लीजिए कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो बच्चे, रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश कार्य में क्या हो बच्चे, असमर्थ हो। समझिएगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में है। कब होगी, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, और या मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश क्या हो बच्चे, अपने काम में असमर्थ हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, क्लियर है, वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कर लेंगे। ठीक है, तो फिर यहां याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों से किसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखिएगा कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, असमर्थ हो, मुख्य न्यायाधीश ने त्यागपत्र दे दिया हो, या मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ वो अविश्वास का वो बच्चे हटाने का प्रस्ताव पारित हो, तो उस शर्त में क्या करेंगे, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से ही किसी को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि भाई आप योग्य हैं, सीनियर हैं, तो चलिए आप मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठ जाइए। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करेगा बच्चे, वो करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया? बच्चे अच्छे से लिख लीजिए। देखिए मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूं ताकि आपको पूरी बोर्ड नजर आए और बखूबी आप लिख सके चीजों को। क्लियर है? मिटा दूं मैं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को भी सीख लिया। अब बच्चे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बाद एक होता है तदर्थ न्यायाधीश। थोड़ा सीखते हैं कि ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। एक एक न्यायाधीश को जब आप सीख लेंगे तो बच्चे कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आराम से बैठिए, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। क्लियर है ना? अब आते हैं हम तदर्थ मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों पर। तो देखते हैं कि आखिर तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। ये देखिए बच्चे, हमारा अगला है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। देख रहे हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। बच्चे तदर्थ का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं तदर्थ की इंग्लिश यहां लिखता हूं, शायद आप लोग समझ जाएंगे। एडहॉक। बच्चे वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं काम चलाने के लिए, उनको जो एडहॉक कहते हैं वही तदर्थ होते हैं, मतलब टेम्पररी, परमानेंट वाले लोग नहीं। ठीक है, तो देखिए तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश पहले राष्ट्रपति की सहमति लेते हैं। इसको समझिएगा बच्चे, तदर्थ न्यायाधीश क्या है। ठीक है, देखिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, स्पष्ट है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से, क्लियर है बच्चे, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से, यानी जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, वो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले राष्ट्रपति की क्या लेंगे, सहमति ले लेंगे। क्लियर है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले योग्यता रखने वाले व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, ठीक है बच्चे, के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उनको क्या करते हैं, बुला लेते हैं। देखिए क्या होता है बच्चे कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से किसी उच्च न्यायालय के, ठीक है, सहमति से किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखने वाले, उच्चतम न्यायालय की
क्लियर है? योग्यता रखने वाले न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। न्यायाधीश को ही बच्चे क्या करते हैं? तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो ये है बच्चे तदर्थ न्यायाधीश। याद रखना है कि जो भारत के CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो राष्ट्रपति की सहमति ले लेंगे, फिर सहमति लेकर बच्चे किसी उच्च न्यायालय के फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखने वाले न्यायाधीश को ही वो फिर क्या करेंगे? तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लेंगे। इस तरीके से हाई कोर्ट से बच्चे, उच्च न्यायालय से वैसे न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या रखते हैं? योग्यता रखते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए बच्चे, अब हमने क्या किया कि तदर्थ न्यायाधीशों को भी सीख लिया। अच्छा, तदर्थ न्यायाधीश किस अनुच्छेद में है? तो मैं आपको पहले बता दूं बच्चे, भूलिएगा नहीं। तदर्थ न्यायाधीश है आर्टिकल 127 में। किसमें बच्चे? आर्टिकल 127 में ना। अब हमने यहां पर तदर्थ न्यायाधीशों को भी बखूबी और अच्छे से सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अगला पॉइंट है, अब हम देखते हैं न्यायाधीशों का शपथ। ठीक है, अब जरा न्यायाधीशों के शपथ की बात कर लेते हैं। हमने सारे न्यायाधीश अच्छे से समझ लिए, अब हम न्यायाधीशों की शपथ की बात करेंगे। किसके बच्चे? न्यायाधीशों की शपथ। और न्यायाधीशों की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 के 6 में। याद रखिएगा कि न्यायाधीशों की जो शपथ है वो है अनुच्छेद 124 जो है बच्चे, उसके सब सेक्शन 6 में न्यायाधीशों की क्या है? शपथ है। अब प्रश्न है कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो सिंपल याद रखना है कि राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवा रहे हैं बच्चे? राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे, न्यायाधीशों की जो शपथ है वो अनुच्छेद 124 के 6 में है, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? इन लोगों को शपथ दिलवा देंगे, और जैसे शपथ दिलवाएंगे न्यायाधीश जो एक्टिव हो जाएंगे और अपने कार्य को करना शुरू कर देंगे। क्लियर है बच्चे? ओके ना। अब जरा इनके पदावधि की भी बात कर ली जाए। चलिए सारी चीजों को एकदम पॉइंट बाय पॉइंट सीखते हैं। पदावधि, पद की अवधि, ठीक है ना। अब जो न्यायाधीशों की पदावधि है, याद रखिएगा बच्चे, वो है अनुच्छेद 124 के 2 में। के 2 में। क्लियर है ना। अब बच्चे इनकी पदावधि को पहले समझिए। एक बात याद रखिएगा कि इनकी पदावधि में हम इनके उम्र की भी बात करेंगे। तो यहां पर बच्चे मैं आपको इनका उम्र सिखाऊंगा। ये तब तक अपने पद पे बने रहेंगे जब तक 65 वर्ष की आयु पूरी ना हो गई हो। तो सिंपल याद रखना है बच्चे, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, बस 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो बच्चे ये इनकी योग्यता भी है कि जब 65 वर्ष नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे अगर उम्र है तभी आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस बन सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जस्टिस की उम्र भी 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्लियर है? तो सभी लोग याद रखेंगे कि इनकी पदावधि में यही कहा गया है कि जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक क्या करेंगे? ये अपने पद पर हटेंगे। स्पष्ट है? अच्छा, इससे पहले क्या क्या हो सकता है अगर मान लीजिए उन्हें हटना हो? तो देखिए बच्चे, पूर्व मतलब पहले। पूर्व या तो ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपेंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। समझते चलिए बच्चे, पूर्व मतलब इसके पहले क्या हो सकता है कि ये राष्ट्रपति को अपना क्या करें? त्याग पत्र दे दें। ठीक। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति को अपना क्या करिए? त्याग पत्र दे दे। अच्छा, फिर दूसरा कंडीशन क्या है?
असमर्थता या कदाचार के आधार पर इन पर महाभियोग लग गया हो। इससे पूर्व ये राष्ट्रपति को भी त्याग पत्र दे सकते हैं या फिर महाभियोग से हम इनको हटा सकते हैं। महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। महाभियोग द्वारा क्या है, हटाए जा सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस चीज को याद रखना है आपको कि इनकी पदावधि बस 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। इससे पहले या चाहे तो ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें, और अगर इन्होंने कदाचार किया है या असमर्थता है, कदाचार भ्रष्टाचार है, तो फिर महाभियोग द्वारा इनको क्या किया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। यहाँ आपको समझ में आ गई है। चलिए अब बच्चे, अब जरा इनके हम वेतन भत्तों की भी बात कर ले कि आखिर इनके वेतन और इनके भत्ते जो हैं वो क्या कहते हैं। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चे ना। पहले मैं ये मिटा दूं, यहां सभी लोग सीख चुके हैं, क्लियर है। चलिए मैं यहीं पर आपको वेतन भत्ते भी जोड़ देता हूं ताकि सारी चीजें आपको यहीं पर रहे। ये देखिए बच्चे, इनके वेतन भत्ते, आपको वेतन भत्ते के भी बारे में सिखाया था ना, कम नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो बच्चे वैसे जो इनका अगर वेतन भत्ते की आप बात करेंगे तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उन्हें मिलता है 2,80,000, ठीक है। और अगर अन्य की बात किया जाए तो अन्य को मिलता है बच्चे 2,50,000। ये देखिए पेमेंट तो खैर बदल जाए बाद में। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी है वो कितनी है बच्चे, 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश है उनको कितना मिलता है, तो 2,50,000 रुपए ये इनको क्या है बच्चे, वेतन मिलता है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, जैसा एक बात और आपको याद रखना है कि जो इनका वेतन और भत्ता है, स्पष्ट है, वो सब बच्चे कम तो नहीं किया जाएगा। और ये सब किस पे भारित होगा, इनकी संचित निधि पर। सब किस पर भारित होगा बच्चे, याद रखना है, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। ये तो खैर मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सभी लोग याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीश जो है बच्चे, उनका वेतन आपको ने कितना मैंने बताया है, तो वो है बच्चे 2.5 लाख। स्पष्ट है। अच्छा, और इनका सबका जो वेतन भत्ते हैं वो किस पर आधारित है, तो वो भारत की संचित निधि पर भारित है। तो भारत की संचित निधि पर भारित होने की वजह से हम ये देखते हैं कि इन्हें लॉस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ये कहते हैं कि इनका वेतन भत्ते बच्चे कम नहीं होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 125 में है, ठीक है। यहीं पर मैं लिख देता हूं बच्चे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनुच्छेद 125 में ये कहा है कि कम नहीं होगा, मतलब इनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए इनके वेतन भत्ते में। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 125 में है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। और आर्टिकल 125 कहता है कि इसे कम नहीं किया जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई। मैं मिटाऊं इसे, लिख लिए सभी बच्चे ना। चलिए यहां पर बच्चे देखिए, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं ताकि हमारे कोई भी प्रश्न जो है हमें डिस्टर्ब न करें। अब आपको यहां से इंपॉर्टेंट चीजें सारी शुरू हो गई बच्चे। और देखिएगा जब क्वेश्चन बैंक खोलेंगे आप सारे प्रश्न बना लेंगे, क्योंकि देखिए हम एक तरीके से नोट्स को बना रहे हैं, अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चे एक न्यायालय होता है जिसको हम कहते हैं अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए सीखते हैं, यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय को हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। और अभिलेख न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 129 में ना। दिस इज वेरी, बच्चे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं आप। अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो पहले समझना है कि आखिर ये अभिलेख न्यायालय दरअसल होता क्या है,
ठीक है बच्चे, एक बात याद रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। चलिए ठीक है, जो अनुच्छेद 129 कहता है पहले हम वो बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, यहां समझते चलिए बच्चे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हमने ये देख लिया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो बच्चे हमने एकदम याद रखिएगा कि अनुच्छेद 129 ही इस बात को कहता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, वो एक अभिलेख न्यायालय है। और फिर ये भी कहा गया है बच्चे कि इसका अर्थ है कि न्यायालय के निर्णय सदा के लिए लेखबद्ध होते हैं। इसका अर्थ क्या है बच्चे, देखिए समझिए, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है न्यायालय के निर्णय, इसका अर्थ है न्यायालय के निर्णय सदा के लिए लेखबद्ध है, मतलब रिकॉर्ड, समझ में आया बच्चे, लेखबद्ध का मतलब रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस बात को नहीं भूलना है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा न्यायालय है जिसका जो निर्णय है वो सदा के लिए क्या होते हैं बच्चे, रिकॉर्ड होते हैं, लेखबद्ध होते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि ठीक है चलो इनके जो निर्णय है उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेखबद्ध कर दिया, बट वाई, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है बच्चे, जिसके अभिलेखों का क्या होगा, प्रमाणित मूल्य होगा। याद रखेंगे, लेखबद्ध होंगे जिसका प्रमाणित मूल्य होगा, जिसका क्या होगा बच्चे, प्रमाणित मूल्य, यानी हम हवा में बात नहीं करेंगे, ठोस आधार होगा, तो इसका क्या होगा, प्रमाणित मूल्य होगा। अब अगर प्रमाणित मूल्य है इसका मतलब ये किसी के लिए प्रमाण होगा। तो बच्चे जरा आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, डिसीजन है, उन्हें हम किसके लिए रखें, किसके लिए हम बच्चे उन्हें प्रमाणित रखें? तो याद रखिएगा कि इसमें साफ है कि अगर कोई निचली अदालत है तभी तो वो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखेगी और उसके मुताबिक फैसला दे पाएगी। इसीलिए बच्चे उच्चतम न्यायालय के हम रिकॉर्ड को, निर्णय को हमेशा लेखबद्ध रखते हैं और प्रमाणित मूल्य रखते हैं ताकि दूसरे न्यायपालिका को दिशा मिल सके। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि यह भी कहा गया है कि अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है जिनमें अवमानना के लिए दंड देना भी शामिल है। और क्या है बच्चे, तो भूलेंगे नहीं कि इसमें अवमानना के लिए, यानी अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं बच्चे तो अवमानना के लिए दंड देना भी शामिल है। यानी न्यायालय की अगर आप अवमानना करेंगे तो फिर न्यायालय क्या करेगा, आपको दंडित भी करेगा, दंड भी देगा। वो नहीं बच्चे जज कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, मतलब शांत रहो नहीं तो दंड मिलेगा। वो बच्चे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। यहाँ सभी लोग याद रखना है, अगर आप न्यायपालिका की हम अवमानना करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, हमें दंड भी लेना होगा। चलिए अब यहाँ तक तो सीख लिए। अब बच्चे मैं आपको उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक लाइन को बच्चे जैसा मैं लिखवा रहा हूं अच्छे से समझकर याद रखना है और सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, सब क्लास में याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार, यानी मैं उसकी शक्तियों की बात कर रहा हूं बच्चे। यहां देखिए, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, आप क्षेत्राधिकार को उनकी शक्तियां भी कह सकते हैं। स्पष्ट है? चलो यहां सही बच्चे केयर कीजिए। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार या उसकी शक्तियां, कि कहां कहां उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है और कहां कहां क्या है बच्चे उसकी शक्तियां हैं। तो याद रखिएगा कि इनके अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं। तो जो पहला क्षेत्राधिकार है बच्चे, याद रखेंगे पहला क्षेत्राधिकार, उसे मैंने क्या कहा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए
पहला जो क्षेत्राधिकार है उसी का नाम क्या दिया है मैंने, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है बच्चे वो किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 में। पूरी बात समझ में आ गई। तो उच्चतम न्यायालय के पहले क्षेत्राधिकार को बच्चे हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है, वो है अनुच्छेद 131 में। तो बच्चे अब समझना है कि आखिर ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, क्योंकि प्रारंभ का मतलब तो शुरुआत होता है, पहला होता है। तो हमें यह देखना है कि आखिर कौन सा क्षेत्राधिकार है जिसकी शुरुआत या पहला काम जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट को मिला है। पूरी बात समझ में आ गई। थैंक यू क्लास।